नमस्कार, मैं सनी श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियोज़ में। आज की बात शुरू करूं उससे पहले आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएँ। आशा करता हूं कि इस बार की दिवाली आपके जीवन में प्रकाश लाए, समृद्धि लाए और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। आज मैं एक विशेष टॉपिक को लेके आपके सामने आया हूं, जो कि हमारे स्पेशल एजुकेशन में बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से कॉल्स आ रहे थे कि सर आपने जो है आईपीएस पे आगे काम अभी तक नहीं किया है, तो आज मैं आईपी को ही लेके आपके सामने दोबारा से आया हूँ। आज की वीडियो हमारी आईपी प्लेलिस्ट में आएगी और आईपी में एक सेक्शन है आईपी पार्ट बी। मैं दिल्ली में काम करता हूँ, दिल्ली में स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ एज़ ए पीजीटी। तो मैं दिल्ली में जो आईपीएस बनाने के तरीके हैं, उसी को आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैंने पहले भी आईपीएस की वीडियोज़ बनाई हैं, जहाँ पे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि किस तरीके से आईपीएस बनाई जाएगी और कैसे हमारे एनुअल गोल सेलेक्ट होंगे। और साथ-साथ मैंने आईपी को बताया था कि वहाँ 3 पार्ट बताए गए हैं, ऐसे दिल्ली गवर्नमेंट में आईपी ए, आईपी बी और आईपी सी। आईपी ए पे मैंने पहले भी वीडियो बना चुके हूँ। आज मैं आपको आईपी बी पे जो है जानकारी दे रहा हूँ, आईपी बी हम कैसे करते हैं। आईपी बी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे आईपीज़ का, क्योंकि हमारे पास जब स्पेशल एजुकेशन में बच्चे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि बच्चे जो है एकेडमिकली वो जो है सफ़र करते हैं। तो वहाँ पे उनके को-करिकुलर एक्टिविटी, एरियल या थेरेपेटिक नीड की जो भी चीज़ें होती हैं, वो हम आईपी पार्ट बी में ही कवर करते हैं। तो आईपी पार्ट भी सभी को करना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसे कैसे करना है, क्या-क्या इसमें गाइडलाइंस होने चाहिए, हमें कौन-सी चीज़ इसमें मेंशन करनी चाहिए, वो सब आपको आज इस वीडियो में मालूम चलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। देखिए क्या होता है कि जब भी हम आईपीज़ की वीडियोज़ देखते हैं या आईपीज़ को समझना चाहते हैं, तो एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं होती, क्योंकि आईपीज़ हर बच्चों की अलग-अलग होती है। हर बच्चा डिफरेंट है, इसलिए आईपी भी सबकी अलग होती है और बनाने का तरीका भी अलग-अलग होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो हम आईपीज़ आपको बताते हैं वही एक आईपी का फॉर्मेट है। दिल्ली में कुछ और बनती होगी, केरला में कुछ और बनती होगी, बैंगलोर में कुछ और बनती होगी, या देश के अलग-अलग कोने में बात करें तो वहाँ पे आईपीज़ बनाने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। बट ये ज़रूर है कि जो आईपीज़ के इंस्ट्रक्शन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, वो आपको जो है बहुत हेल्प करेगी कि अपने आईपीज़ को कैसे मॉडिफ़ाई करें, कैसे उसे अच्छा बना सकें, ताकि बच्चों को बेनिफिट मिल सके। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आईपीज़ पे आपको अपना भी दिमाग ज़रूर लगाना है, खुद भी सोचना है, केवल मुझे ही कॉपी नहीं करना है। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, बार-बार सुनिए, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको कुछ ना नया मिलेगा। तो बार-बार सुनने के बाद आप उसको अपने हिसाब से जो भी आपके यहाँ स्टूडेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग मॉडिफ़ाई कीजिए और फिर अपनी एक अच्छी सी आईपीज़ बनाइए ताकि बच्चों के साथ अच्छे-सा काम कर सकें। तो आइए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए मैं सीधे चलता हूँ आईपीज़ पार्ट बी बनाने के क्या गाइडलाइंस हैं, क्या उसके तरीके हैं बनाने के, उस पे ले चलता हूँ। तो आपके लिए मैं एक पीपीटी बना कर ले आया हूँ, इसे देखते हैं। देखिए, ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आईपी पार्ट बी, जो कि हमारे दिल्ली सरकार के द्वारा बनाया गया है, हमारे डिपार्टमेंट ने इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच ने, जहाँ पे आईपी पार्ट बी में क्या-क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, वो दिया हुआ है। जिसमें आप देख रहे हैं कि आईपी में बेसिक डिटेल हमें दी जा रही है। उसके अलावा जो है क्या हमारे एरिया हैं, क्या टास्क स्किल एक्टिविटी होगी, प्रेज़ेंट फंक्शनिंग लेवल क्या है, और उसके अलावा जो है स्पेसिफिक बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जो दी गई हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक पीपीटी के थ्रू, कि किस प्रकार हम जो है इन चीज़ों को अपने साथ लेके चलेंगे। तो आइए मैं आपको पीपीटी दिखाता हूँ कि कैसे हमें काम करना है। देखिए, ये हमारी पीपीटी है आईपी की। आईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, जैसे कि आप सभी जानते हैं इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे हम पार्ट बी कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि पार्ट बी हमारा को-करिकुलर एक्टिविटीज़, एरियल या थेरेपेटिक बेस्ड होता है। और एकेडमिक की जब हम बात करते हैं तो वो पार्ट सी में आता है। आज हम पार्ट बी की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि यदि किसी बच्चे को या किसी भी सीडब्ल्यूएसएन को हमें को-करिकुलर एक्टिविटीज़, एरियल या थेरेपेटिक की जो है नीड है या उसको हमको गाइड करना है, तो हम किस प्रकार करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा पोर्शन होता है वो होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा आईपी नंबर क्या है, यदि एकेडमिक की शुरुआत हो रही है, मान लीजिए अप्रैल सेशन से आप स्टार्ट करते हैं या जनवरी से स्टार्ट करते हैं, तो यदि हमारा आईपी पहला हम बना रहे हैं तो इसमें आईपी नंबर 1 कर देंगे। डेट ऑफ प्लानिंग, जिस डेट पे आप आईपीज़ बना रहे हैं, उस डेट को हम मेंशन करेंगे। नेम ऑफ एसईटी, यानी जो स्पेशल एजुकेशन टीचर होगा उसका नाम में आप मेंशन करेंगे और साथ-साथ डेट ऑफ इवैल्यूएशन मेंशन करेंगे कि आप ये जो है इवैल्यूएशन कब करेंगे। देखिए, पार्ट बी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम पार्ट ए में एनुअल गोल और शॉर्ट टर्म गोल लेते हैं, तो वहाँ पे जितने भी शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, हर शॉर्ट टर्म गोल के लिए एक आईपी पार्ट भी बनता है। आईपी पार्ट बी में
एक गोल हम कवर करते हैं। तो यदि आपने मान लीजिए कोई एक गोल सेलेक्ट किया है शॉर्ट टर्म का और उसके लिए आप आईपी पार्ट बी बना रहे हैं, तो मैक्सिमम आप 1 मंथ तक का टाइम ले सकते हैं। तो यदि आपकी डेट ऑफ प्लानिंग मान लीजिए 1 अप्रैल की है, तो डेट ऑफ एवोल्यूशन जो है 30 अप्रैल का होना चाहिए, यानी कि 1 मंथ में आपकी ये आईपी पार्ट भी खत्म होना चाहिए, जो कि हमारे आईपी गाइडलाइन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको आईपी नंबर, डेट ऑफ प्लानिंग, नेम ऑफ एसिटी और डेट ऑफ इवोल्यूशन लिखना पड़ेगा। इवोल्यूशन पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितने दिन बाद इवोल्यूशन करना है, 15 दिन में करना है, 30 दिन में करना है, या यदि नीड है तो उससे ज्यादा क्या समय लगेगा। इसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कि एरिया एंड डोमेन। जब भी हम बच्चों को आईपीएस कराने जाएंगे तो सबसे पहला हमारा सिलेक्शन होगा कि हम किस एरिया पे काम करने जा रहे हैं। अब वो एरिया देखिए, आपका को करिकुलर एक्टिविटीज हो सकता है, या एडीएल हो सकता है, या थेरेपेटिक नीड हो सकता है। थेरेपेटिक नीड में बात करें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी नीड्स, प्री वोकेशनल एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट, या लाइफ स्किल। इसमें से कोई भी आप एरिया लेके जो है आईपी पार्ट बी पे काम कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। मान लीजिए को करिकुलर एक्टिविटी में बच्चे को आप जो है ड्राइंग करना सिखा रहे हैं, कच्चा हाउस या पक्का हाउस बनाना सिखा रहे हैं, तो वो आप ले सकते हैं कि हम बच्चे को जो है को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों को ड्राइंग करना सिखाएंगे। या एडीएल में कुछ बेस उसको चाहिए, जहाँ पे मान लीजिए वो अपने जूते को सही से बांध नहीं सकता, वो आप सिखाना चाहते हैं उसको, तो ये एडीएल का एक पार्ट हो सकता है, वो आप इसमें एरिया जो है चूज कर लेंगे। तो जिस भी एरिया पे आपको काम करना है बच्चे के साथ, वो आप एरिया यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट है टास्क स्किल एक्टिविटी। जब आपका एरिया या डोमेन सेलेक्ट हो जाएगा कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटी हो, चाहे वो एडीएल हो, या आपके थेरेपेटिक नीड की हो, तो उसमें आपको जो है जो भी एक्टिविटी कराना है उससे रिलेटेड वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। हियर वी राइट द नेम ऑफ द सेलेक्टेड एक्टिविटी विच बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड एरिया एंड डोमेन। बाय द वे, आपने एडीएल का डोमेन चूज किया, यानी कि एडीएल के एरिया चूज किया, और आप चाहते हैं कि हम बच्चों को जूते के लेस कैसे बांधे जाए वो सिखाना है, तो यहाँ पे टास्क एक्टिविटी में आप मेंशन करेंगे कि बच्चे को जूते के लेस बांधना सिखाया जाएगा। तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई। या बच्चे को आप जो है ड्राइंग कराना सिखाते हैं, तो बच्चे के को यहाँ पे एक्टिविटी में डाल सकते हैं कि हम बच्चे को कच्चा हाउस या पक्का हाउस बनाना सिखाएंगे, तो ये आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। तो जिस तरह से आपका एरिया चूज होगा वैसे ही आपकी एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन होगी। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रेजेंट फंक्शनिंग लेवल, करंट फंक्शनिंग लेवल या बेसलाइन, ये दिया हुआ है। यानी कि बच्चे का आप जो भी एरिया या डोमेन सिलेक्ट किए हैं और उसमें जो भी एक्टिविटी कराने जा रहे हैं, उस एक्टिविटी के लिए बच्चे का प्रेजेंट फंक्शनिंग लेवल क्या है, यानी कि बच्चे का बेस कैसा है, क्या वो उसको कर सकता है, या उसको क्या चीज की जरूरत है, कहाँ पे उसकी कमी है, वो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया डिस्क्राइब योर चाइल्ड लर्निंग स्ट्रेंथ, यानी कि जब कोई आपने एक्टिविटी सेलेक्ट की तो उसमें बच्चे की लर्निंग स्ट्रेंथ कितनी है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। डिस्क्राइब योर चाइल्ड वीकनेस, बच्चे की क्या वीकनेस है, क्या कमी है उसके अंदर, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। और डिटेल्स हाउ योर चाइल्ड इज डूइंग एकेडमिकली एट दिस दैट मोमेंट, यानी कि बच्चा एकेडमिक में इस समय क्या लेवल पे चल रहा है वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये बच्चे के प्रेजेंट फंक्शनिंग लेवल को दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं बच्चों को हम एडीएल में जूते के लेस बांधना सिखा रहे हैं। अब लेस बांधना सिखा रहे हैं तो इसमें बच्चे को प्रॉब्लम कर सकती है, हो सकता है कि बच्चा जो है फाइन मोटर में उसको प्रॉब्लम आती है, वो लेस को सही तरीके से होल्ड नहीं कर पाता, तो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना चाहिए कि बच्चा जो है लेस सही से होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए उसको प्रॉब्लम आती है। या उसके अलावा जो है बच्चा लेस को जो है उस जो होल होते हैं उस होल में डाल नहीं पाता, तो ये आप उसको जो है लेवल कर सकते हैं। या यदि वो कह सकते हैं कि बच्चा होल में डाल तो सकता है बट जो है वो टाई नहीं कर पाता, तो जो भी उसका लेवल होगा यहाँ पे आप उसको जो है मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड पॉइंट, प्रेजेंट फंक्शनिंग लेवल, इस तरह से हम इसको मेंटेन करेंगे। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जो आईपी का, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम आखिर आईपी करा क्यों रहे हैं, क्या चाहते हैं बच्चों से जो है। तो ये सबसे मेजर पॉइंट है, और कई बार मिस्टेक्स हमारे साथियों से यही होती है कि इसे हम प्रॉपर वे में नहीं लिख पाते कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या बिहेवियर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। देखिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये 5 कंपोनेंट्स को लेके चलता है। 5 कंपोनेंट्स के मैं बारे में बता दूं। पहला पॉइंट है यहाँ पे कंडीशंस, यानी किस कंडीशंस में जो है काम हो रहा है, यानी कि जो आप एक्टिविटी या टास्क दे रहे हैं वो क्या है। कंडीशंस का मतलब ये है कि क्या एक्टिविटी है, क्या टास्क है जो आप कराने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट जो कंपोनेंट है इसका वो है पर्सन। पर्सन का मतलब ये होता है कि आप किसके साथ ये एक्टिविटी करेंगे, कौन सा पर्सन होगा, कौन सा स्टूडेंट होगा, उसका नाम यहाँ पे होगा। थर्ड पॉइंट है बिहेवियर। बिहेवियर से मतलब यहाँ पे ये है, बिहेवियर जो कंपोनेंट है वो ये है कि जब कोई एक्टिविटी दे रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा, उसे कर पाएगा, उसे नहीं कर पाएगा, कैसे करना है, ये उसका बिहेवियर होगा। और फोर्थ पॉइंट है एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और क्राइटेरिया, यानी कि जब आप बच्चे से कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा क्या कर पाएगा, कितना कर पाएगा, ये होता है उसका एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस।
और लास्ट में होता है ड्यूरेशन और डेडलाइन, यानी कि जो भी एक्टिविटी आपने सेलेक्ट की है उसकी टाइमलाइन क्या होगी, कितने समय का होगा, 15 डेज का होगा, 1 मंथ का होगा। ये तो जब भी हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो ये पांचों के पांचों हमारे कंपोनेंट उसमें शो होने चाहिए, तभी ये प्रॉपर तरीके से आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। यही गाइडलाइन हमारे आईपी इंस्ट्रक्शंस की आई हुई है, जो कि हमारे डिपार्टमेंट आईबी ब्रांच से भी हुई है, तो इसे हमको फॉलो अप करना है। देखिए नीचे एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, when a single digit subtraction problem is given, ram will solve it 9 out of 10 times correctly within 15 days। यहाँ पे देखिए कुछ जो है लाइन में हमने इटैलिक मोड में लिखा हुआ है, साथ में ब्लैक से लिखा है, जैसे व्हेन अ सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, यानी कि जब एक सिंगल डिजिट का सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम दिया जाएगा, तो ये कंडीशन हो गई। जो कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो पहला कंपोनेंट आप देख रहे हैं 1 नंबर पे, कि कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि जब बच्चे को एक सिंगल डिजिट का सब्ट्रैक्शन दिया जाता है तो ये हमारी कंडीशन हो जाती है, कि कंडीशन में जो हम टास्क दे रहे हैं वो हमारा कंडीशन हो गया। इज गिवन टू राम, किसको दिया जा रहा है, राम को दिया जा रहा है। राम कोई स्टूडेंट हो सकता है, यहाँ पे ऐसे ही नाम लिख लिया मैंने। तो राम क्या है, वो सेकंड पॉइंट यानी कि पर्सन। तो राम को यदि हम कोई सिंगल डिजिट का सब्ट्रैक्शन दे रहे हैं तो क्या करता है, विल सॉल्व इट। सॉल्व मतलब सोल्यूशन करेगा। तो बिहेवियर, थर्ड पॉइंट क्या हो गया इसका, बिहेवियर, यानी कि वो क्या करने वाला है, वो सॉल्व करने वाला है। ये इसका बिहेवियर है, यानी कि ये उसको काम करना है। इट 9 out of 10 टाइम्स करेक्टली, ये देखिए हमारा एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, जो हम लिखे हैं 9 out of 10 टाइम्स करेक्टली, यानी कि यदि हम उसको कोई प्रॉब्लम देते हैं तो 10 में से 9 प्रॉब्लम हमेशा सही करता है। ये हमारा एक्सपेक्टेड लेवल है कि जब हम इतना सिखा लेंगे तो हम मानेंगे कि हमारी आईपीएस कंप्लीट है। और लास्ट है ड्यूरेशन ऑफ डेडलाइन, तो यहाँ लिखा है विद इन 15 डेज। तो 15 डेज क्या हो गया, ये हमारा टाइमलाइन हो गया, डेडलाइन हो गया। तो इस तरीके से जब हम एक जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो यहाँ पे ये पांचों कंपोनेंट हमारे सेलेक्ट हो गए। तो हमारे कंपोनेंट को हमें ऐसे ही सेलेक्ट करना है कि जब भी हम कोई टास्क देते हैं तो वो टास्क कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें कितने एक्सपेक्टेशन है उसमें आपको, और कब तक के लिए करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन अ सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम इज गिवन, राम विल सॉल्व इट 9 out of 10 टाइम्स करेक्टली विद इन 15 डेज। तो यहाँ पे कंडीशंस भी आ गई कि व्हेन एक सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, पर्सन आ गया राम, बिहेवियर आ गया सॉल्व करना, और एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है कि 9 out of 10 टाइम्स करेक्ट करेगा, और ड्यूरेशन है 15 डेज का। इस तरीके से हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या बिहेवियर ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमारा ये सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद हमारा अगला काम यहाँ पे ये भी मेंशन करना है फिफ्थ पॉइंट में, प्लानिंग ऑफ ट्रांजिशन सर्विस नीडेड टू हेल्प द चाइल्ड टू प्रिपेयर हिम और हर फॉर लिविंग स्कूल। देखिए ये ट्रांजिशन सर्विस का मतलब ये है कि जब हम बच्चे को जो है कोई चीज सिखा रहे हैं, तो बच्चा जब पढ़ के निकलेगा स्कूल से, 12th आउट पास आउट करके बाहर जाएगा, तो वो फील्ड में किस तरीके से काम करेगा, उसकी एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी, वो कैसे नौकरी करेगा, या उसको आगे कौन से एजुकेशनल नीड की पड़ेगी जरूरत, तो उसके हिसाब से हमें क्या गाइड करना है, क्या प्लान करना है, वो यहाँ पे हमारा सेक्शन कवर होगा, यहाँ पे हम उसे मेंशन करेंगे। तो पर्पज इसका ये है कि फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन ट्रेनिंग, यानी कि एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए हम जो है ये ट्रांजिशन सर्विस की प्लानिंग करते हैं। अब इसमें कौन कौन से हम एक्टिविटी करा सकते हैं, जैसे कि सेल्फ एडुकेसी ट्रेनिंग, यानी कि बच्चा खुद पे निर्भर होना सीखे कि कैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है समाज में। इसके अलावा कंप्यूटर ट्रेनिंग करा सकते हैं, कंप्यूटर की बहुत नीड होती है, हर तरह के बच्चों की नीड है, तो कंप्यूटर ट्रेनिंग हम इसमें सिखा सकते हैं। साथ साथ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि कोई भी असिस्टिव डिवाइस है उसका यूज किस तरीके से करना है ताकि वो इंडिपेंडेंटली जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके समाज के सामने, उससे किसी की नीड ना पड़े। तो ऐसी चीजों पे भी हम उस पर फोकस करेंगे, चाहे वो व्हाइट केन का यूज करना हो, चाहे ब्रेसलेट का यूज करना हो, या साइन लैंग्वेज का यूज करना हो, तो ये प्रॉपर तरीके से उसको हमको सिखाना चाहिए, ताकि वो जो है आफ्टर 12th या जब भी वो एकेडमिक खत्म होता है उसके बाद जब वो फील्ड में जाए तो प्रॉपर तरीके से अपना काम को कर सके। तो ये तो हो गई हमारी प्लानिंग ऑफ ट्रांजिशन सर्विस। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो होता है सेटिंग इन विच ऑब्जेक्टिव टू बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जो आप आईपी पार्ट बी को सिलेक्ट किए करने के लिए वो आप कराएंगे कहाँ पे। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में भी हो सकता है वो माफ कीजिएगा, अभी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है। रिसोर्स रूम में हो सकता है, या एनी अदर कोई भी जगह, यदि हमारे कोई गेम कराना चाहते हैं, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आपने ले रखा है, तो वो प्ले ग्राउंड वगैरह में करा सकते हैं आप जो है। तो जिस भी जगह पे आपको कराना है वो यहाँ पे आप 6 पॉइंट में मेंशन करेंगे कि जो भी एक्टिविटी है वो हमारी रिसोर्स रूम में हो रही है या इंक्लूसिव क्लासरूम में हो रही है। इसके बाद 7 पॉइंट आता है टीएलएम टू बी यूज्ड, यानी कि जो भी हमने एक्टिविटी सेलेक्ट की है या जो भी एरिया सेलेक्ट किया है उसमें कौन कौन से टीएलएम हमारे यूज होने वाले हैं, उसकी डिटेल हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखा हुआ है टीएलएम के लिए, जैसे विजुअल एड की बात करें तो जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया,
पोस्टर हो गए, फ्लैश कार्ड हो गया, प्रेजेंटेशन, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक हो गए, ग्राफ्स या इन्फोग्राफिक्स, ये सारे आपके विजुअल ऐड होते हैं जो कि देख के लोग जो है समझ जाते हैं। ऐसे ही ऑडियो ऐड की बात करें, खासतौर पर जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर या सीडीज, ये हम यूज कर सकते हैं ऑडियो ऑडियो ऐड के लिए। कुछ ऑडियो विजुअल ऐड भी होते हैं जिसमें दोनों ही चीजें मिलती है, जैसे वीडियोज हो गए, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, फिल्म्स हो गई, कोई डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, या वर्चुअल क्लासरूम भी हम जो है ऑडियो विजुअल ऐड में लेते हैं। तो जो भी हमें नीड पड़ती है टीएलएम की, वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बच्चे के लिए, जिस भी चीज की। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया आइडिया का एक एक्टिविटी मैंने सेलेक्ट किया था जिसमें हम सूच के लेस बनना सिखा रहे थे, उसमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक सूच की जरूरत पड़ेगी, एक लेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो कैसे उसको टाई करेंगे, तो ये भी आपका टीएलएम हो सकता है। तो ये हमारा 7 पॉइंट में टीएलएम हम लिखेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि टीचिंग स्ट्रेटजी टू बी यूज्ड। 8 नंबर का पॉइंट है कि हम टीचिंग स्ट्रेटजी क्या लगाएंगे। अब टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होता है उसके बारे में बता दूं कि टीचिंग स्ट्रेटजी रिफर टू द मेथड, टेक्निक्स, प्रोसीजर एंड प्रोसेस दैट अ टीचर यूजेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। It is generally recognized that teaching strategy are multidimensional and their effectiveness depends on the context in which they are applied. तो इसका मतलब सिंपल सा क्लियर है कि टीचिंग स्टडी एक तरीका है जिससे कोई भी टीचर अपने इंस्ट्रक्शंस को दे सकता है बच्चों के बीच में। वो हमारा तरीका है, हमारी टेक्निक कैसी होनी चाहिए कि सभी बच्चों तक जो है वो आसानी से पहुंच सके और सभी बच्चों से समझ सकें। क्लासरूम में चाहे वो रेगुलर बच्चा हो या स्पेशल बच्चा हो, वो हमारी टेक्निक को समझ सके, ऐसी स्ट्रेटजी हमको लेके चलनी चाहिए। इस ये टीचिंग स्ट्रेटजी लेने से क्या फायदा होता है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी होती है जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, बच्चा अच्छे से जो है चीजों को सीख सकता है। अब टीचिंग स्ट्रेटजी का कुछ एग्जांपल हम ले लें, तो यहाँ पे देखिए मॉडलिंग है, एड्रेसिंग मिस्टेक्स है, प्रोवाइडिंग फीडबैक है, कॉपरेटिव लर्निंग है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, स्टूडेंट लेड क्लासरूम है, क्लास डिस्कशन, इंक्वायरी, गाइडेड इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तो ये सब हमारी कुछ टीचिंग स्ट्रेटजी है। मॉडलिंग का मतलब टीचर खुद जो है चीजों को करके बताए, सिखाए। एड्रेसिंग मिस्टेक्स यानी कि बच्चे को जो है बताए कि कहाँ गलतियां हो रही है, उसको एड्रेस करे। प्रोवाइडिंग फीडबैक यानी कि समय समय पर बच्चों को फीडबैक दे, क्या सही है क्या गलत है। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि बच्चे मिलजुल कर पढ़ाई करें। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी कि एक्सपेरिमेंट करते हुए पढ़ें, कुछ सीखें। स्टूडेंट लेड क्लासरूम का मतलब यह है कि ऐसा क्लासरूम जहाँ पे स्टूडेंट खुद लीड करे, स्टूडेंट को मौका दे कि वही बच्चों को, बाकी बच्चों को सिखाए कुछ। क्लास डिस्कशन हो, क्लास में बच्चे डिस्कस करें। इंक्वायरी, गाइडेड इंस्ट्रक्शन यानी कि बच्चों से क्वेश्चंस भी करें, साथ साथ उन्हें गाइड भी करें। तो ये हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं जिससे जो है हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, वो आप देख सकते हैं कि हम कौन सा यूज करेंगे अपने क्लास में बच्चों को गाइड करने के लिए। 8 नंबर पॉइंट के बाद जो अगला पॉइंट है वो है टीचिंग प्रोसीजर। ये 9 नंबर का पॉइंट होगा, यहाँ पे 9 नंबर मैंने लिखना छोड़ दिया सर। तो टीचिंग प्रोसीजर से क्या मतलब है, तो यहाँ पे देखिए टीचिंग प्रोसीजर हमारा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे चीजों को आसानी से समझ सकें। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि यूज सिंपल लैंग्वेज, इंक्लूड डायग्राम एंड पिक्चर, यानी कि टीचिंग प्रोसीजर में क्या होता है, लैंग्वेज हमारी सिंपल होनी चाहिए। देखिए मैंने भी जब वीडियो बनाता हूँ तो मेरे साथ भी जो जितने भी साथी मुझे कमेंट करते हैं या जितने भी साथी मुझे कहते हैं, वो यही मुझसे कहते हैं कि सर आपकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझा देते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं करते, तो इसलिए चीजें समझ में आ जाती हैं। तो मैंने पढ़ाई भी मैंने सिंपल से की है, इसलिए मैं बताता भी सिंपल से हूँ। और ज्यादा टेक्निकल वर्ड लेके आऊंगा तो मुझे भी समस्या होती है, और फिर मुझे पता है कि सामने वाले को समस्या होगी। तो हमारी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, और डायग्राम और पिक्चर्स वगैरह लगते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं क्योंकि विजुअलिटी पावर बढ़ती है। इसके अलावा एक्सप्लेन द आउटकम्स, रीड इट बैक, यानी कि क्या हमारा आउटकम सारा है उसको भी एक्सप्लेन करना है, दोबारा से पढ़ना है। स्टेट, एक्सप्लेन, मॉडल एंड डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर उसको बताइए क्या है, एक्सप्लेन कीजिए, उसकी मॉडलिंग कीजिए, डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए कि किस तरीके से प्रोसीजर हो सकता है। उसके साथ साथ रेनफोर्सिंग इफर्ट, प्रोवाइडिंग रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि बच्चों को बार बार आपको रेनफोर्स भी करना पड़ेगा, उनको रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मेटाकॉग्निशन यानी कि बच्चों का सेल्फ इवेल्यूशन, बच्चों का सेल्फ पोजीशन वहां होनी चाहिए, बच्चा खुद से बता पाए चीजों को। पर्सनलाइज लर्निंग यानी कि बच्चा इंडिविजुअल किस तरह से पढ़ पा रहा है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, मिलके कैसे पढ़ पा रहा है। स्पेशली स्पेशली टेक टीच थिंकिंग स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, यानी कि बच्चे की सोच कैसी डेवलप हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर रहा है, इसकी जो है टीचिंग होनी चाहिए। उसके अलावा मॉडलिंग और स्क्रैपिंग यानी कि चीज़ों को मॉडल बना के जो है बच्चों को सिखाना चाहिए जो है। ये सारे हमारे टीचिंग प्रोसीजर्स के हिस्से आते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आपके सामने आ गया है 9 नंबर का पॉइंट, जहाँ पे हमसे कह रहा है एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन इन लाइन विद सीबीएसई एंड डीओई रिलैक्सेशन एंड गाइडलाइंस। यानी कि सीबीएसई और डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या एडॉप्टेशन करना है, क्या एकोमोडेशन करना है, कैसा मॉडिफिकेशन होना चाहिए हमें, वो सारी चीजें यहाँ पे आप मेंशन करेंगे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। सॉरी।
कोई एक्टिविटी आपने सेलेक्ट की है तो वहाँ पे आपका उस एक्टिविटी के लिए बच्चे के लिए क्या अडॉप्टेशन होनी चाहिए, क्या एकोमोडेशन होना चाहिए, कैसा मॉडिफाई हम करेंगे अपने टॉपिक को या अपने जो है एक्टिविटी को, ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। देखिए मैं यहाँ पे तीनों ही चीज़ों को आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडॉप्टेशन की बात करें तो एडॉप्टेशन मीन्स अ चेंज इन द टीचिंग प्रोसेस, materials, assignment or pupil product to assist the people to achieve the expected learning outcomes। यानी कि एडॉप्टेशन का मतलब यह है कि हमारे टीचिंग प्रोसेस में इस तरीके का हम चेंज कर दें, या कोई मटेरियल असाइनमेंट हम दे रहे हैं उसमें ऐसा चेंज करें कि जो बच्चा है वो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर जाए। अब एडॉप्टेशन की यदि हम बात करते हैं हमारे क्लासरूम में क्या हो सकता है कि अल्टर द इंस्ट्रक्शनल अरेंजमेंट, यानी कि हमें जो इंस्ट्रक्शन देने का तरीका है उसको हम जो है चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि बच्चे को साइन लैंग्वेज की नीड है तो बच्चे को हम साइन लैंग्वेज सिखा सकते हैं। उसके अलावा अल्टर द फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, क्लास का माहौल ऐसा बनाया जाए फिजिकली या सोशली, चाहे वो कोई व्हील चेयर भी बच्चा हो वो भी आसानी से आके बैठ सके, पढ़ सके, तो वो उसका एडेप्टेशन हो जाएगा। अल्टर योर मेथड्स एंड मटेरियल्स, आप किस तरह के मेथड यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल्स दिखा रहे हैं बच्चों को ताकि वो जो है इंक्लूसिव क्लासरूम को भी सपोर्ट करता हो। अल्टर द प्रोसेस ऑफ टास्क, काम करने के तरीके पे जो है आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। या अल्टर द लेवल ऑफ पर्सनल असिस्टेंस, यानी बच्चों को पर्सनल असिस्टेंट भी दे सकते हैं। तो ये हम एडॉप्टेशन की बात करते हैं। एडॉप्टेशन के बाद एक दूसरा टर्म इसमें और साथ साथ लिखा हुआ है एकोमोडेशन। वैसे तो ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। एकोमोडेशन की जब हम बात करते हैं तो एकोमोडेशन इज अ नीड ऑफ प्रिवेंटिंग रिमूविंग बैरियर्स that impede students with disability from participating fully in educational environment in a way this is responsive to their own unique circumstances। तो एकोमोडेशन का मतलब यह है कि जो है वो जितने भी बैरियर्स हैं वो सारे बैरियर हट जाए, ताकि कोई भी बच्चा जो है यदि डिसेबिलिटी का है तो आसानी से फुल्ली तरीके से पार्टिसिपेट कर सके और चीज़ों को समझ सके, ताकि उसको एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिल सके। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो है इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो एग्जांपल्स हैं एकोमोडेशन से साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर फॉर स्टूडेंट हु आर डेफ, यानी कोई डेफ बच्चा हमारे पास है तो उसके लिए साइन लैंग्वेज के इंटरप्रिटेटर हमारे पास हो, ताकि जो उसको चीज़ें आसानी से समझा सकते हो। उसके साथ साथ कंप्यूटर टेक्स्ट टू स्पीच कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम फॉर स्टूडेंट विद विजुअल इंपायरमेंट और डिसलेक्सिया, यानी कोई विजुअल इंपायरमेंट का बच्चा है या डिसलेक्सिया का बच्चा है जिसको लिखने पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम कंप्यूटर टेक्स्ट रखें, कंप्यूटर के थ्रू जो है उसकी पढ़ाई कराएं, और ताकि वहाँ पे वो कंप्यूटर की भाषा को सुन सके और समझ सके। उसके अलावा एक्सटेंडेड टाइम टू फॉर स्टूडेंट विद फाइन मोटर लिमिटेशन विजुअल इंपायरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसके साथ फाइन मोटर प्रॉब्लम होती है, काम करने में दिक्कत आती है, विजुअल इंपायरमेंट का बच्चा है या लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा है, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम का भी हमें प्रोसीजर रखना चाहिए ताकि उसका प्रॉपर एकोमोडेशन हो सके। इसके बाद आता है कि मॉडिफिकेशन। जब हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग चेंजेस ऑफ लर्निंग गोल्स, टीचिंग प्रोसेस, असाइनमेंट्स एंड और असेसमेंट और accommodate student learning needs। Accommodation in the form of adaptation occur when teachers differentiate instructions, assessment and materials in order to create the flexible learning outcomes। तो मॉडिफिकेशन का मतलब यह है कि हम मॉडिफिकेशन हम किस चीज में करेंगे, अपने गोल्स में। अब जरूरी है कि बच्चा जो है यदि क्लास 9th का है तो 9th के ही सारे सिलेबस हम उसको कवर करा दें, हो सकता है बच्चे की जो है वो लेवल ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनके गोल को चेंज करेंगे, लर्निंग गोल जो होगा उसको मॉडिफाई करेंगे। टीचिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से सीख सके, उसे हम जो है मॉडिफिकेशन करेंगे। उसके अलावा असाइनमेंट हो या बच्चे के असेसमेंट करने का तरीका हो वो भी हम अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन का तरीका है। तो हमारे यहाँ पे अकोमोडेशन भी करना है, एडॉप्टेशन भी करना है और मॉडिफिकेशन भी करना है। जैसे मॉडिफिकेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे यूज ऑफ अल्टरनेट बुक्स, पास नो पास ग्रेडिंग ऑप्शन, रिवॉर्डेड क्वेश्चन इन सिंपलर लैंग्वेज, डेली फीडबैक टू स्टूडेंट, यानी कि हम जो है अल्टरनेट बुक का भी यूज कर सकते हैं या पास या नो पास ग्रेडिंग ऑप्शन रख सकते हैं बच्चे के लिए, ताकि बच्चों को बुरा न लगे हम बार बार फेल हो जाते हैं। और कुछ सिंपल लैंग्वेज भी हमें रखना है साथ में बच्चों के लिए, और बच्चों की डेली फीडबैक देनी चाहिए। लिसन टू ऑडियो रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रीडिंग टेस्ट, बच्चा यदि किताब पढ़ने में समस्या कर रहा है तो उसके लिए जो ऐसा कुछ व्यवस्था कर दे कि वो सुनकर जो है चीजें सीख ले, रिकॉर्डिंग में रखे जाए। लर्न कंटेंट्स फ्रॉम ऑडियो बुक्स, मूवीज, वीडियो एंड डिजिटल मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रीडिंग प्रिंट वर्जन। किताबें पढ़ने में दिक्कत है तो बच्चों को जो है चाहे हम ऑडियो सुना दे चाहे मूवी दिखा दे, वीडियो के माध्यम से बच्चों को सिखाएं। वर्क विद फेवर आइटम्स पर पेज पर लाइन, यानी कि जो है बच्चों की जितनी जरूरत हो कम से कम जो है उसे लिखना पड़े, कम से कम काम करना पड़े, यदि उसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। वर्क विथ टेक्स्ट इन लार्जर प्रिंट साइज, यानी कि जो है लार्जर प्रिंट साइज की बुक्स हम अवेलेबल करा दें, जनरली लार्ज प्रिंट बुक हमें मिलती है जो भी बच्चों को जो है लो विजन का प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन करने से चीजें जो है आसान हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम जो टास्क या एक्टिविटी सेलेक्ट किए हैं पार्ट बी में कराने के लिए, उस एक्टिविटी में हमें किस तरह का मॉडिफिकेशन करना है, किस तरह का एकोमोडेशन करना है, क्या एडॉप्टेशन करना है, वो उससे संबंधित हम यहाँ पे मेंशन करेंगे।
यहाँ तो मैंने आपको जनरल बातें बताई कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, लेकिन आप जब कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं या कोई एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं, तो पर्टिकुलर उस टॉपिक के लिए किस तरह की एडॉप्टेशन, किस तरह की मॉडिफिकेशन या किस तरह की जो है एक्कोमोडेशन करनी है, वो आप जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद जो आगे की बात हम करते हैं, इवैल्यूएशन। हाँ, सबसे लास्ट पॉइंट है 10 नंबर का इवैल्यूएशन। जब सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी, फिर इवैल्यूएशन करेगा। इवैल्यूएशन हेल्प डिटरमाइन व्हाट वर्क विल एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड इन अ प्रोग्राम और इंडस्ट्री। यानी कि जब आपने कोई टॉपिक लिया, आईपीएस बनाई, आईपी पार्ट बी की, तो बच्चों ने क्या सीखा, क्या उनका रिजल्ट रहा, वो इवैल्यूएशन जो है बताता है। लेकिन इसमें ये भी मेंशन किया है कि इट विल बी डन आफ्टर कंप्लीटिंग आईपी। तो जब आपकी आईपीएस कंप्लीट हो जाएगी, तब आप इसका इवैल्यूएशन करेंगे। यानी कि यदि आपने फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट मंथ में आपने आईपीएस बनाई है, तो जो भी लास्ट डेट आप लिखते हैं, डेट ऑफ इवैल्यूएशन, उस दिन आप इवैल्यूएशन करेंगे कि बच्चा कितना सीख लिया। और उसमें जो हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी लिया था, जहाँ पे मेंशन किया था कि बच्चा 9 में से 10 सम्स जो है करेक्टली कर देगा, तो अब आप देखिए क्या वो वास्तव में 9 में से 10 कर पा रहा है, क्या वो 9 की जगह वो 7 ही कर पा रहा है। जो भी इवैल्यूएशन होगी वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से हम आईपी पार्ट बी को पूरा कवर करते हैं। और लास्ट में हमारे पास पॉइंट आता है सिग्नेचर ऑफ एसईटीज और सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ एचयूएस, जहाँ पे हम स्पेशल एजुकेशन टीचर साइन करेंगे और साथ-साथ जो है एचयूएस सिग्नेचर करेंगे, स्टैम्प करेंगे। तो इस तरीके से ये पार्ट भी हमारा जो है खत्म होता है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पे मैंने अपनी बेसिक डिटेल भी डाल रखी है। सनी श्रीवास्तव, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर। सीआरआर नंबर है 837726। कॉन्टैक्ट नंबर है bhu.sunny@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9452787019। तो इस तरीके से आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं, तो अब आई होप जो है कि आईपी पार्ट बी बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आईपी पार्ट ए की पहले भी वीडियो आ चुकी थी, उसके अलावा मैंने आईपीएस पे पूरे इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे थे। आज मैंने आपको आईपी पार्ट बी शेयर किया है। आईपी पार्ट बी आप समझिए, जल्दी ही मैं आपके लिए आईपी पार्ट सी भी लाऊँगा। आईपी पार्ट सी स्पेशली एकेडमिक बेस होता है, तो उसकी बातें हम करेंगे। और भी आईपीएस पे जो-जो गाइडलाइन पॉइंट टू पॉइंट बताना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव कैसे सेलेक्ट करना होता है या जो है प्रोसीजर, टीचिंग मेथड्स क्या होने चाहिए, उन पे भी मैं अलग-अलग वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आप सबको चीज़ें आसान होंगी, आप अच्छे से करें। अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, दिवाली आई हुई है और आप दिवाली एन्जॉय कीजिए। साथ-साथ जो है थोड़ा-सा फ़ोकस यदि आप इस पे भी करेंगे, वीडियोज़ देखेंगे इन छुट्टियों में जो है, तो आपको आगे के लिए काम करना आसान होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है, यदि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे जिनको ज़रूरत है, वो भी इसको जानें, इसको समझें और जो है इस तरीके से काम कर सकें। और साथ-साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोज़ बनती है, वो आप तक तुरंत पहुँच सकें। आप सबने अपना समय दिया, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।